नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर जू सेंट्री से होती है, जो कह रहा था कि हमारे सीनियर्स अब वापस आ चुके हैं, यानी कि हम लोग अब आसानी के साथ फाइनल्स तक पहुँच जाएंगे। मिस लिंग के बाद ज़्याओटो और ब्रदर डाई याओ हैन ने भी खुद को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया। यहाँ ये कहते हुए जू सेंट्री ने पास में मौजूद जियांग नेन को देख लिया था, इसलिए वो उसके सामने फ्लेक्स करते हुए कहता है कि वैसे ये काफी अफसोस की बात है, क्योंकि अब जियांग नेन मेरी हीरोइक एंट्री इस अरीना में नहीं देख पाएगी। जू सेंट्री के मुँह से इस तरह की फ्लर्टी बातें सुनकर जियांग नेन को तो अंदर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उसके चेयर को पाँव से धीरे से हटाते उसे नीचे गिरा देती है। जो देखकर तो वहाँ पर मुझे सब लोग जू सेंट्री पर हंस रहे थे। दूसरी तरफ यूहाओ यहाँ आगे की तरफ आते हुए कहता है कि जब से ये फाइट शुरू हुए हैं, अब से मैंने ज़्याओ ज़्याओ और वान नोंग तीनों ने ही अपने एक लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया। मैं लेवल 28 पर पहुँच चुका हूँ, ज़्याओ ज़्याओ लेवल 30 पर पहुँच चुकी है, जबकि वान नोंग ने लेवल 32 अचीव कर लिया। ज़्याओ ज़्याओ चूँकि लेवल 30 पर पहुँच चुकी है, इसका मतलब उसे एक सोल रिंग की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रदर केटो भी ज़्याओ ज़्याओ को शाबाश कह रहा था। अभी अचानक वहाँ पर मिस ज़्याओटो आ जाती है, जो कि इन लोगों से कहती है कि चलो इकट्ठा हो जाओ, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट राउंड के बारे में बात करेंगे। जो सुनकर सब डिसाइपल यहाँ मिस ज़ियाओयी के आसपास आकर बैठ गए। अभी अचानक पीछे से वहाँ पर ज़्याओटो और डाई याओ हैन भी आ चुके थे, जहाँ पर ज़्याओटो कहती है कि ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है कि हम लोगों की फाइट हमारे पुराने राइवल से होने वाली है, जिसका नाम डोलिंग रॉयल एकेडमी था। मिस ज़ियाओयी यहाँ पर इस डोलिंग रॉयल एकेडमी के बारे में बताती है कि इन लोगों के पास टोटल 5 सोल किंग लेवल के वॉरियर्स है, बाकी के 2 सोल सेक्ट वॉरियर, और मैं तुम लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इन सब के सब वॉरियर के पास सोल गाइडेंस टूल्स अवेलेबल है। इसके अलावा मिस ज़ियाओयी बताती है कि तुम लोगों की फाइट 2 दिन बाद इस एकेडमी से होने वाली है, जहाँ पर रूल्स में थोड़ा सा चेंज होगा। हो सकता है कि यहाँ 1 वर्सेस 1 की फाइट हो या फिर पूरी टीम वर्सेस टीम की फाइट, ये पूरी तरीके से मिस्ट्री है। जो सुनकर वर्नम जवाब देते हुए कहता है कि ये तो इंतजामिया ने जानबूझकर करवाया है, क्योंकि वो इस फाइट के टिकट्स को ज्यादा से ज्यादा सेल्स करना चाहते थे। यहाँ ये लोग इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक बाहर से किसी ने दरवाजा बजा दिया। जो सुनकर केटो जाकर दरवाजा ओपन करता है। मिस ज़ियाओयी देखती है कि सामने से तो मिस किंया आ रही थी, जो कि स्टारलाइट ऑक्शन हाउस की होस्ट है। उन्हें देखकर मिस ज़ियाओयी हैरान होकर सवाल करते हुए पूछती है कि मिस किंया आप यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर मिस किंया बताती है कि आप लोग हमारे यहाँ पर मेहमान हैं, आपको यूँ परेशान करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं तो यहाँ पर आई थी ताकि आप लोगों को ऑक्शन के लिए इन्वाइट कर सकूँ, क्योंकि आज की शाम यहाँ पर एक टॉप नॉच क्वालिटी की ऑक्शन नाइट होने वाली है। यहाँ उनकी ये बात सुनकर जू सेंट्री तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे ऑक्शन से तो नींद आ जाती है, लेकिन दूसरी तरफ डाई याओ हैन थोड़ा सा इंटरेस्टेड था। वो कहता है कि ये तो बहुत जबरदस्त हो गया, क्योंकि मुझे कुछ वेपन्स की जरूरत थी। दूसरी तरफ मिस ज़ियाओयी भी यहाँ पर मिस किंया से कहती है कि हम लोग जरूर आएंगे। इसके बाद हम लोगों को ऑक्शन वाला सीन दिखाया जाता है, लेकिन ये ऑक्शन थोड़ी सी अलग और प्राइवेट थी, क्योंकि हर एक एकेडमी अपने अपने अलग रूम में बैठी हुई थी, ताकि दूसरों को ये मालूम ना हो सके कि किस वेपन को किसने खरीदा। सबसे पहले हम देखते हैं कि डाई याओ हैन ने यहाँ पर एक लेवल 8 का सोल गाइडेंस वेपन खरीदा, जिसका नाम था ट्राइनोसोरस सोल रिफाइनिंग सोर्ड। इस सोर्ड के लिए डाई याओ हैन ने 1.52 मिलियन गोल्ड कॉइन्स की कीमत चुकाई, जिस कीमत को चुकाने के बावजूद भी डाई याओ हैन खफा नहीं था, बल्कि वो खुश होते हुए कहता है कि ये सोर्ड 10,000 साल पुराने ओल्ड टाइगर के सोल बोन से बनी है। और जैसा कि तुम लोगों को मालूम है कि मेरे पास व्हाइट टाइगर की मार्शल स्पिरिट है, इसलिए मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि मुझे इस तरह का वेपन यहाँ पर आकर मिल सकता है। मैं तो इस ऑक्शन से काफी ज्यादा खुश हो गया। दूसरी तरफ ज़्याओटो यहाँ पर डाई याओ हैन से कहती है कि इसका मतलब तुमने इसलिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई क्योंकि ये सोर्ड तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट प्राइस थी। ज़ियाओयी यहाँ पर कहती है कि वैसे हमने इस सोर्ड की कोई जरा ही कीमत दे दी, क्योंकि हमारा बजट थोड़ा कम है, जिस बजट की कीमत की वजह से हम लोग वो पिछले वेपन को तो नहीं खरीद पाए थे। यहाँ पर डाई याओ हैन आगे की तरफ आते हुए कहता है कि आप लोग फिक्र ना करें, आप लोग तो जानते ही है कि मैं व्हाइट टाइगर ड्यूक का बेटा हूँ, मेरे पास पैसों की कमी नहीं, सोर्ड की कीमत मैं खुद चुकाऊंगा। और वैसे भी मैं जल्द ही ग्रेजुएट होने वाला हूँ, इस लास्ट मोमेंट पर अपने एकेडमी के इतने ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। यहाँ डाई याओ हैन की इतनी जरा ईमानदारी देखकर ज़ियाओ ज़ियाओ और केटो तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस वहाँ ऑक्शन के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट को ले आई थी, जिसको आते देखकर तो वहाँ पर मुझे सब लोगों की आंखें ही चमक जाती है, क्योंकि वो एक सोल बोन था जिसमें अल्टीमेट एक्सट्रीम आइस एबिलिटीज थी। इस सोल बोन को देखकर अचानक से हम देखते हैं कि यूहाओ की बॉडी में मौजूद आईजेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस को गुस्सा आ गया। ऐसा लगता है जैसे कि वो इस सोल बोन को पहचानती हो। यूहाओ से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, जिस पर आईजेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस जवाब देते हुए कहती है कि वो हमारा सोल बोन है। ये कहते हुए वो काफी जरा गुस्से में थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस जूमी यहाँ पर बताते हुए कहती है कि बेशक ये सोल बोन एक 50,000 साल पुराना है, लेकिन मैं आप लोगों को गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप लोग कंपैरिजन पर आओ तो ये सोल बोन 1 लाख साल पुराने सोल बोन से भी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि ये सोल बोन एक सुपर सोल बीस्ट से हासिल किया गया है, वो भी एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ से। आप लोगों को तो मालूम होगा कि आइस जितनी ज्यादा कोल्ड और सख्त होती जाए उतनी ज्यादा वो खतरनाक और डेडली हो जाती है। वो सुपर सोल बीस्ट जिससे हमने ये सोल बोन हासिल किया उसके पास भी बिल्कुल अल्टीमेट आइस की
प्रॉपर्टीज थी। उस बीस्ट अपने अटैक्स का इस्तेमाल करते वहाँ पर मौजूद हंटर्स की हालत काफी जरा खराब कर दी थी, जब तक वहाँ पर एक डोलोसोर मास्टर नहीं आ गया। तो फिर डोलोसोर मास्टर ही उस बीस्ट को हरा पाया था। ये सुनकर केटा और ज़ाओ तो काफी जरा शौक हो गए थे कि आखिर ये बीस्ट कितना जरा ताकतवर होगा। दूसरी तरफ यूहाओ यहाँ पर अपने मन में आइजेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस से कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, ये सोलबोन हमारा ही है। अभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस ने यहाँ पर इस सोलबोन के लिए ऑक्शन को शुरू करवा दिया, जहाँ पर मिसिया भी अपने मन में कह रही थी कि ये सोलबोन काफी कीमती लग रहा है, तो क्यों न यूहा और या मिसलिंग दोनों में से कोई एक सोलबोन को अपने लिए हासिल कर ले, क्योंकि इन दोनों के पास ही आइस एबिलिटीज थी और इस सोलबोन का इस्तेमाल करते हुए ये लोग खुद की आइस एबिलिटीज को जरा अपग्रेड कर पाएंगे। दूसरी तरफ तभी अचानक यूहा यहाँ पर मिसियावी से कहता है कि मिसियावी, क्या आप इस ऑक्शन के मैनेजमेंट में से किसी को यहाँ पर बुलवा सकती है, मुझे उनसे कोई जरूरी बात करनी है। जो सुनकर मिसियावी ने यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही किया। दूसरी तरफ किनिया भी यहाँ प्रिंसेस के पास आकर उन्हें बता चुकी थी, जो सुनकर प्रिंसेस थोड़ी ही देर में यूहाओ के पास आ गई। मिसेस ज्यूमी को यहाँ पर देखकर सभी उन्हें रिस्पेक्ट शो करते हैं। दूसरी तरफ मिसेस ज्यूमी सवाल करते हुए कहती है कि आखिर क्या हो गया, क्या हमारे नोट्स में कुछ गड़बड़ी है। मिस यावी यहाँ पर प्रिंसेस ज्यूमी से कहती है कि इससे पहले कि हम आगे कुछ बात करें, पहले आप लोगों को मेरे डिसाइपल की बात सुन लेनी चाहिए। जो सुनकर यूहाओ यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि असल में आप लोगों के सोलबोन में कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि प्रॉब्लम इसके अब्सॉर्प्शन में है। आप लोग ये बात नहीं जानते कि ये सोलबोन सिर्फ वही इंसान एब्सॉर्ब कर सकता है जिसके पास नॉर्थ एक्सट्रीम की मार्शल सोल स्पिरिट हो। ये कहते हुए यूहाओ ने अपने एक्सट्रीम नॉर्थ वाले आइसजेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस की मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लिया था, जिसमें से काफी जरा एनर्जी निकल रही थी। साथ ही साथ यूहाओ यहाँ पर प्रिंसेस ज्यूमी को बताता है कि सोलबोन को सिर्फ आइस स्कॉर्पियन एम्प्रेस क्लैन वाले लोग ही एब्सॉर्ब कर सकते हैं, यानी जिस भी इंसान के पास आइस स्कॉर्पियन एम्प्रेस क्लैन का मार्शल सोल होगा वही सिर्फ इस सोलबोन को एब्सॉर्ब कर सकता है, वरना इस सोलबोन को एब्सॉर्ब करना इनकम्प्लीट है। मिसेस ज्यूमी को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस सिचुएशन में क्या करे, इसलिए वो कहती है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मुझे किसी और से बात करनी होगी। जो कहने के बाद प्रिंसेस ज्यूमी वहाँ पर अपने साथ एम्परर को भी ले आई थी। एम्परर को तो यहाँ पर अचानक से देखकर सब लोग उनके सामने इज्जत से झुक गए, जहाँ पर एम्परर कहता है कि तुम लोगों को फॉर्मेलिटीज पूरी करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने ज्यूमी से सुना जिसने मुझे सारी सिचुएशन के बारे में बता दिया है। ये सोलबोन सिर्फ उसी का हो सकता है जिसके पास ऐसी मार्शल सोल हो जो कि नॉर्थ एक्सट्रीम से बिलोंग करती है, और ये बात भी सच है कि ये सोलबोन बहुत ही ज्यादा कीमती है, तो क्यों न इसे चैंपियनशिप के प्राइज के तौर पर रखा जाए। जो भी सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन को जीतेगा उसे ये इनाम मिलेगा। जो कहते हुए एम्परर यहाँ यूहाओ के पास आ चुके थे और वो यूहाओ से कहते हैं कि अगर तुम इसे हासिल करना चाहते हो फिर तो तुम्हें कंपटीशन जीतना ही होगा। यूहाओ भी उनकी ये बात समझ चुका था। इसके बाद ऑक्शन आगे की तरफ कंटिन्यू कर दिया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक और आइटम यहाँ इन सब लोगों के सामने आ चुका था। इस आइटम को देखकर केटा और सन मून रॉयल सोल गाइडेंस एकेडमी वाले लोग तो काफी ज्यादा शौक हो गए थे, क्योंकि वो पहचानते थे कि इस आइटम को एक 9th लेवल के सोल मास्टर ने बनाया है। जिस आइटम में टाइम और स्पेस की एबिलिटी थी वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर सील करके रख सकता है। इसलिए केटा तो एक्साइटेड हो तो वो यहाँ पर अपनी मिस जाविया से कह रहा था कि हमें ये आइटम अपने लिए खरीदना ही होगा, क्योंकि अगर इस आइटम को हमने खरीद लिया तो हम इसे पूरी तरीके से डिस्मेंटल करके एक लेवल 9 के इस आइटम को क्रिएट करने का तरीका सीख जाएंगे, जो कि हमारे कॉन्टिनेंट को सोल गाइडेंस वेपन में आगे लेकर जाने में काफी जरा मददगार साबित होगा। दूसरी तरफ हम तियानमिन को देखते हैं, जो कि जानता था कि इस आइटम के अंदर किसी भी सोल बीस्ट को कैद करके रखा जा सकता है। इसलिए वो यहाँ पर कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या मुझे इंसानों की तारीफ करनी चाहिए या फिर उन पर गुस्सा करना चाहिए, क्योंकि बेशक ही हमें उनकी क्रिएटिविटी की तारीफ करनी होगी जो कि उन लोगों ने इतनी जरा खतरनाक चीज बना ली है। लेकिन दूसरी तरफ आइजेट स्कॉर्पियन बिगमिंग को काफी जरा गुस्सा आ रहा था। वो कह रहे थे कि इंसान अगर इसी तरह बीस्ट के साथ आकर टकराने की कोशिश करेंगे तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि इंसानों ने कोई ऐसी चीज क्रिएट की है जो कि सोल बीस्ट को अपने अंदर सील करके रख सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सन मून एम्पायर वाले लोग तो इस आइटम को पहचानते थे जिसका नाम फैंक्शन प्लेटफॉर्म है, और वो लोग ये बात भी अच्छे से जानते थे कि उन लोगों का सन मून एम्पायर सोल गाइडेंस एकेडमी ही सिर्फ इतनी एबिलिटी रखता है कि वो लोग फैंक्शन प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर सके। और तभी अचानक हम देखते हैं कि प्रिंसेस ज्यूमी यहाँ पर इन सब लोगों से कहती है कि शायद आप लोगों को कोई गलत फहमी होगी, हम लोग यहाँ पर फैंक्शन प्लेटफॉर्म का ऑक्शन नहीं करने वाले, क्योंकि आप लोग जो चीज खरीदने वाले हो वो तो इससे भी ज्यादा कीमती है। मैं आप लोगों के सामने पेश करती हूँ पूरे 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट का एक एम्ब्रियो, जिसे एब्सॉर्ब करने की वजह से आप लोगों के पास 1 लाख साल पुराने सोल रिंग और साथ ही साथ एक सोल बोन आ जाएगा, जो कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद कर सकती है। यहाँ ये सुनकर तो काफी लोग एक्साइटेड हो गए थे। दूसरी तरफ में ज़ियाबी कह रही थी कि एक सोल बीस्ट को इस तरह से कैद करके रखना, या हम सच में ऐसा कर सकते हैं। जो सुनकर यूहा अपने मन में कह रहा था कि बेशक इंसान ऐसा करने की ताकत तो रखते हैं, लेकिन ये बहुत ही जरा क्रूल तरीका है। दूसरी तरफ ज़ियाओ तो उस बीस्ट को काफी जरा गौर से देख रही थी, जिसके अंदर से बहुत ही जरा एनर्जी निकल रही है, इसलिए वो डरते हुए कहती है कि कहीं ये बीस्ट आजाद तो नहीं हो जाएगा, जबकि बिंगमिंग तो उस एनर्जी को महसूस
करते हुए कह रही थी कि आखिर ये एनर्जी मुझे जाने पहचाने क्यों फील हो रही है। इसे जूमी यहाँ पर मौजूद इन सब लोगों को बताती है कि इस फेंगशाई प्लेटफॉर्म में कई तरह के सील्स बनाए हुए हैं, यानी कि ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि ये बेस इससे खुद ब खुद ही आजाद हो जाए। ये शर्मा तो इस बेस के एम्ब्रियो को हासिल करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे थे, क्योंकि 1 लाख साल पुराने सोल बेस के एम्ब्रियो को हासिल करने से वो लोग ताकतवर हो जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस जूमी ने यहाँ पर इस ऑक्शन को शुरू करा दिया, जहाँ पर वो इसकी कीमत स्टार्ट करवाती है 100 मिलियन गोल्ड कॉइन से। सब लोगों ने बारी बारी करके यहाँ पर अपनी बोली लगाना शुरू कर दी थी। यहाँ पर ये कीमत बढ़ते बढ़ते आखिरकार 150 मिलियन गोल्ड कॉइन तक पहुँच गई, जो कीमत यहाँ पर सन मून रॉयल एकेडमी के होंगचेन ने लगाई हुई थी, और इससे ज्यादा कीमत देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। इसी वजह से ये 1 लाख साल पुराने बीस का एम्ब्रियो यहाँ पर होंगचेन का हो जाता है, जो देखकर जू सेंशी को तो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पहले तो वो लोग इस एम्ब्रियो को खरीद नहीं पाए, और दूसरी बात उसे ये बुरी लग रही थी कि ये हमारे दुश्मनों के हाथों में चला गया। होंगचेन और सन मून एम्पायर तो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर था, इसको हासिल करने के बाद तो वो लोग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। विजियारी यहाँ पर जू सेंशी से कहती है कि चलो आप भूल जाओ, ये बातें कोई ज्यादा मायने नहीं रखती, बल्कि हमें वापस से अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चैंपियनशिप को जीतना हम लोगों का फर्स्ट टारगेट है। जो सुनकर वहाँ पर मुझे सब डिसाइपल यहाँ से ट्रेनिंग के लिए रवाना हो गए। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि एम्परर और प्रिंसेस यहाँ इसी बारे में बात कर रही थी कि उन लोगों का प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। वो असल में यहाँ पर जानते थे कि ये सब टीम खुद को ताकतवर करना चाहते हैं ताकि वो इस चैंपियनशिप को जीत सके, इसलिए ये लोग यहाँ पर जितनी बार ऑक्शंस करेंगे उससे इन्हीं को फायदा होगा, जिसकी मदद से इन लोगों का स्टार लुवा एम्पायर काफी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। एम्परर इस बात को अच्छे से जानते थे कि आगे आने वाले फ्यूचर में जल्दी एक बड़ी सी जंग शुरू होगी, लेकिन उससे पहले वो खुद के एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और जितना पैसा उन लोगों ने सिर्फ आज के ऑक्शन से कमा लिया, ऐसा लगता है कि वो जल्दी अपने मकसद में कामयाब भी हो जाएंगे। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे कंपटीशन वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कंपटीशन के लिए सारी ऑडियंस पहुंच चुकी थी। यहाँ पर मिस यावी पहले ही डाओ याओ हैन और मिस ज्याओटाओ से कहती है कि तुम दोनों अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज्याओटाओ, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने 6 सोल स्किल को इस्तेमाल नहीं करोगी, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? साथ ही मिस यावी यहाँ पर डाओ हैन से कहती है कि तुम भी अपने ट्राइनोसोरस सोल रिफाइनिंग सोर्ड का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि तुम लोगों की जितनी ज्यादा एबिलिटीज लोगों से छुपी रहेगी उतना ही सेमीफाइनल राउंड को लड़ने में तुम लोगों के लिए आसानी रहेगी। तो सुनकर डाओ हैन जवाब देते हुए कहता है, तो क्या मुझे भी अपने सिर्फ 5 मार्शल सोल स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मनों को हराना होगा? जो सुनकर मिस यावी जवाब देते हुए कहती है कि डोलुंग एकेडमी के 2 वॉरियर सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिनमें से पहला आता है उन लोगों का लीडर जियान, जिसके पास उसकी मिथिकल बैम्बू मार्शल सोल है, जबकि साथ ही उसके साथ आता है ज़ियाओफेंग। ज़ियाओफेंग और जियान अगर दोनों मिलकर काम करे तो वो लोग ऐसे अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेशंस क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वजह से तुम लोग काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ जाओगे। इसलिए डाओ हैन पहले कोशिश करना कि तुम्हें अपने ड्रम कार्ड का इस्तेमाल ना करना पड़े, लेकिन अगर मजबूरी हो जाए तब मैं कुछ नहीं कह सकती। अब शायद डाओ हैन तुम्हें अपने ट्राइनोसोरस सोर्ड का इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन मैं उससे पहले तुमसे यही कहना चाहूंगी कि अपनी सोल पावर को सील कर देना, अपनी फुल स्ट्रेंथ से अटैक मत करना। जो कहने के बाद वो लोग यहाँ पर एरिना में आ चुके थे और जल्दी फाइट बैटल शुरू होने वाली थी, इसलिए मिस यावी आखिरी दफा यहाँ पर डाओ हैन और ज़ियाओटाओ से कहती है कि क्या तुम लोगों को मेरी बातें याद है और समझ आ गई, जिस पर उन दोनों ने हमें सर हिला दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शेक एकेडमी और दूसरी तरफ से डाओलुंग एकेडमी के वॉरियर्स ने अरीना की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जहाँ इन दोनों एकेडमीज के एक दूसरे के आमने सामने आते साथ ही होस्ट इस फाइट को फौरन से शुरू करवा देती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डाओलिंग एकेडमी के ज़ियाओफान ने यहाँ पर अपने एक बीट का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ एक पर्पल कलर की स्मोक फैला दी थी, जबकि इस मौके का फायदा उठाकर उसका एक और पार्टनर वहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी शील्ड्स क्रिएट कर देता है, जिन्होंने डाओलिंग एकेडमी को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर लिया। ये देखकर मिस्टर बीबी तो हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये डाओलिंग एकेडमी कर क्या रही है। ऐसा देखकर कोई बता ही नहीं सकता कि इनके पास 5 मेजर सोल किंग लेवल के वॉरियर होंगे। ये सुनकर ज़ियाओटाओ यहाँ मिस्टर बीबी को बताती है कि जैसे उन लोगों ने ये शील्ड की फॉर्मेशन क्रिएट की, मुझे पूरे यकीन है कि वो अंदर एक पावरफुल अटैक को रेडी करने की कोशिश कर रहे होंगे। जू सेंशी जवाब देते हुए कहता है कि अगर ये बात सच है फिर तो हम उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दे सकते। यूहाओ, जल्दी से अपने मेंटल डिटेक्शन शेयरिंग टेक्निक को एक्टिवेट करो। जो सुनकर यूहाओ ने बिल्कुल ऐसे किया, वो अपने मेंटल डिटेक्शन शेयरिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसे मालूम हो गया था कि ज़ियाओटाओ ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही था। इनके दुश्मन किसी खतरनाक सोल गार्डर्स वेपन को क्रिएट कर रहे थे, जिसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जू सेंशी सबसे पहले अपने रिप्लेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला था। वो इस टेक्निक से खुद को जियान के साथ रिप्लेस कर लेता है। जियान यहाँ पर अपने दुश्मनों की जगह पर आते हुए कहता है कि मुझे पहले से ही मालूम था कि तुम लोग इस बेकार सी टेक्निक का इस्तेमाल करोगे, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शील्ड के अंदर बाकी के सब दुश्मन तो पहले ही जू सेंशी का इंतजार कर रहे थे, जो देखकर जू सेंशी तो घबरा गया और वो सारे दुश्मन एक साथ ही जू सेंशी पर हमला कर देते हैं। जू सेंशी यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जो कि जू सेंशी के लिए मुश्किल था। यहाँ इससे पहले कि वो दुश्मन यहाँ पर जू सेंशी की शील्ड को ब्रेक
कर पाते। तभी अचानक लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि जू सेंशी ने मुस्कुराना शुरू कर दिया और वो यहाँ अपने दुश्मनों की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहता है कि मैं इसके लिए पहले से ही तैयार था, चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। ये कहते साथ ही वो खुद को एक बार फिर से ज्याओटाओ के साथ रिप्लेस कर लेता है, यानी कि यहाँ ज्याओटाओ अब दुश्मनों के इलाके में आ चुकी थी, जिसने अपनी फायर फिनिक्स एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए आसमान से आग बरसाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था, उसे चारों तरफ से 7 शैक डेविल्स ने घेर कर रखा हुआ है, लेकिन वो परेशान नहीं होता बल्कि वो अपने फोर्थ मार्शल सोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसे बैम्बू फॉरेस्ट कहते थे। ये बैम्बू फॉरेस्ट किसी डोमेन की तरह काम करता था जहाँ पर जियान इन सब बैम्बूस को वेपन्स की तरह यूज कर सकता है। इसी वजह से 7 शैक डेविल्स को काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। दूसरी तरफ डाओ याओ हैन यहाँ तेजी से आगे बढ़ते हुए जियान पर हमला करना शुरू कर चुका, लेकिन जियान तो उस बैम्बू फॉरेस्ट को आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है, इसलिए वो बैम्बूस का इस्तेमाल करते हुए गायब होकर वहाँ से दूर चला गया। दूसरी तरफ शील्ड के अंदर के एरिया की तरफ हम देखते हैं जहाँ ज्याओटाओ ने अपना बोकाल बचा कर रखा था। तभी अचानक ज्याओफान वहाँ पर अपनी चाल चलना शुरू कर देता है, जो कि अपने बीर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ ज्याओटाओ के सामने आ गया और साथ ही वो ज्याओटाओ से कहता है कि क्या तुम्हें लुका छुपी खेलना पसंद है। ये कहते हुए ज्याओफान ने एक बार फिर से वहाँ चारों तरफ उस पर्पल स्मोक को फैलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसके दोस्तों को मौका मिल गया कि वो इस वेपन को दोबारा से क्रिएट करना शुरू कर दे। ज्याओटाओ तो यहाँ पर ज्याओफान के इस चाल में बुरी तरीके से फंस चुकी थी, क्योंकि उसे अपने सामने कई सारे ज्याओफान के क्लोन्स दिखाई दे रहे थे और वो चाहे इनमें से कितनी मर्जी को ही डिस्ट्रॉय क्यों न कर दे, वहाँ पर एक के बाद एक और क्लोन आता जा रहा था। ज्याओफान यहाँ बुरी तरीके से ज्याओटाओ को फंसा चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान ने भी 7 शैक डेविल्स को बुरी तरीके से फंसा दिया है। वो वहाँ पर एक डिवाइन बैम्बू को आसमान से नीचे इन लोगों की तरफ गिरा रहा था, जबकि साथ ही वो इन 7 शैक डेविल्स से कहता है कि लगता है कि इस बार तुम शैक एकेडमी को बहुत ही बुरी तरीके से बदनाम करने वाले हो। जू सेंशी तो समझ चुका था कि वो यहाँ पर इस अटैक को डॉज नहीं कर सकते, इसलिए हम देखते हैं कि उसने अपने शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उस डिवाइन बैम्बू को रोकने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो डिवाइन बैम्बू अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जो कि आसानी के साथ इस शील्ड को ब्रेक कर देता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि छोटे बैम्बूस ने यहाँ पर इन 7 शैक डेविल्स को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर कर दिया। यूहो भी यहाँ पर अपने सोल डायरेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि चारों तरफ वो पर्पल स्मोक फैल चुकी थी, इसलिए डाई याओ हैन के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। वो फौरन यहाँ पर अपने व्हाइट टाइगर विजर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका एनर्जी इफेक्ट काफी ज्यादा खतरनाक था और वो इसी का इस्तेमाल करते उस डिवाइन बैम्बू को तो ब्रेक कर देता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर डाई याओ हैन को भी इंटरनल इंजरीज हो चुकी थी, जो देखकर जियान हंसते हुए कहता है कि तुमने अपनी टीम के लिए बड़ा सैक्रिफाइस दिया, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये सैक्रिफाइस तुम कितनी बार दे पाओगे। अरीना में यहाँ पर 7 शैक डेविल्स की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। सब लोग इस शैक एकेडमी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उसमें यहाँ पर सरप्राइज होते हुए कह रही थी कि क्या इस बार शैक एकेडमी हारने वाली है, लगता है कि डाउनिंग एकेडमी इस बार जीत जाएगी। और तभी अचानक दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं जहाँ पर डाई याओ हैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो अपने दोस्तों को रोकते हुए एक वेपन को समन करना शुरू कर चुका, जिसके साथ ही डाई याओ हैन कह रहा था कि तुम्हें मेरे व्हाइट टाइगर क्लैन के प्राइड को नहीं छेड़ना चाहिए था, क्योंकि अब मुझे तुम्हें अपना इवल रूप दिखाना ही होगा। ये कहते साथ ही यहाँ पर डाई याओ हैन ने अपने टाइनोसोरस रिफाइनिंग सोल को बाहर निकाल दिया, जिसके मल्टीपल स्लैश टेक्निक से वो वहाँ पर मौजूद आधे बैम्बू फॉरेस्ट को तो गायब कर देता है, जिसकी वजह से जियान की लोकेशन भी अब मालूम हो जाती है। होंगचन तो यहाँ पर इस लेवल 8 के वेपन को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज रह गया। दूसरी तरफ अरीना में मौजूद डाई याओ हैन ने अपने टाइनोसोरस रिफाइनिंग सोल में काफी ज्यादा एनर्जी रिफाइन करके कलेक्ट करना शुरू कर दी थी। साथ ही साथ वो यहाँ पर जियान से कह रहा था, तुम इस बात को अच्छे से जानते हो कि एक परफेक्ट अटैक ही सबसे बड़ा डिफेंस होता है। जहाँ ये कहते साथ ही डाई याओ हैन ने अपनी सोल का एक पावरफुल अटैक रेडी करते हुए फौरन से जियान पर चल दिया, जिसे रोकने के लिए जियान अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन वो नाकामयाब होने की वजह से यहाँ पर बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया। अब तो वो दोबारा से खड़ा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि डाई याओ हैन के इस सोल अटैक की एनर्जी काफी ज्यादा थी। डाई याओ हैन यहाँ पर माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना इतने खतरनाक अटैक का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो शील्ड से बनी हुई दीवार अब धीरे धीरे साइड पर हटना शुरू हो गई, जिसके दूसरी तरफ वो वेपन पूरी तरीके से तैयार होकर चार्ज भी हो चुका था, यानी कि दूसरी तरफ से एक पावरफुल अटैक यहाँ 7 शैक डेविल्स की तरफ आने वाला है। उस तो इस कैनन को देखकर यहाँ पर कहती है कि इसका मतलब डाउलिंग एकेडमी का ट्रम्प कार्ड यही था, उन लोगों ने सबसे पावरफुल अटैक को रेडी कर लिया है। क्या 7 शैक डेविल्स इस अटैक को डॉज कर पाएंगे? यूहो तो इस कैनन अटैक को देखकर ही समझ गया था कि उनके पास इस अटैक को डॉज करने का ज्यादा वक्त नहीं, इसलिए वो दुश्मन इलाके में मौजूद ज्याओटाओ से यहाँ पर कहता है कि तुम्हें उस कैनन को रोकना होगा, इससे पहले कि वो लोग इस अटैक को रिलीज कर दे। हम देखते हैं कि ज्याओटाओ यहाँ पर तेजी के साथ उसी कैनन की तरफ बढ़ रही थी, जो कि दुश्मन में यहाँ पर उस कैनन को चार्ज करते हुए फाइनल अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। यहाँ पर सिर्फ कुछ मूवमेंट्स ही रहते थे और तभी अचानक ज्याओटाओ तेजी के साथ अपने फायर फिनिक्स के साथ आते हुए सीधा जाकर उस कैनन से जाकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो कैनन तो बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन एनर्जी चूंकि जरा ही इकट्ठा हो चुकी थी, इसलिए
हम देखते हैं कि वहाँ पर अरीना में एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी हो जाता है, जिसके कारण सैमन शेक डेविल्स को भी थोड़ी बहुत इंजरीज हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर डाउलिंग एकेडमी तो बुरी तरीके से हार चुकी है, जो देखकर ऑडियंस तो बहुत ही खुश हो गई और वो सब लोग यहाँ पर शेक एकेडमी को चीयर अप कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज्याओटाओ की नजर जैसी अपने दोस्तों पर पड़ी, उसे ये देखकर गुस्सा आ रहा था कि आखिर डाउलिंग एकेडमी ने उसके दोस्तों को इंजर्ड कैसे किया। यहाँ पर डाउलिंग एकेडमी के वॉरियर्स हार भी मान चुके थे, लेकिन ज्याओटाओ उन लोगों को माफ करने के इरादे में नहीं थी, बल्कि वो गुस्से के साथ अपनी फायर फिनिक्स फ्लेम एक्टिवेट करते हुए कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोगों ने मेरे दोस्तों को इंजर्ड किया, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते साथ ही वो अपने मीटी और शावर टेक्निक को एक्टिवेट कर रही थी, जो देखकर होस्ट उसे रुकने के लिए कहती है। दूसरी तरफ मिस यावी भी यहाँ पर ज्याओटाओ से कह रही थी कि अपने गुस्से पर काबू रखो और रुक जाओ। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।